स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रिडोमिनेट, यानी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियां थी उन्होंने क्या असर डाला और उनका क्या प्रभाव रहा। वाइल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रो स्टेडली आफ्टर द वॉर, लार्ज इंडस्ट्रीज फॉर्म ओनली a स्मॉल सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। यानी वॉर के बाद जो जंग हुई थी उसके बाद जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियां थी वो लगातार बढ़ती गई और उनके अंदर ग्रोथ होती गई। यानी फैक्ट्री इंडस्ट्री वो होती है, वो इंडस्ट्री होती है जहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्रियों के ज़रिए होता है, फैक्ट्रियों के ज़रिए सामान बनता है। तो वॉर के बाद ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती गई, लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ थीं वो इकोनॉमी में उनका बहुत कम ही योगदान था। यानी देश की जो इनकम थी उसमें इनका हिस्सा बहुत कम था। मोस्ट ऑफ देम अबाउट 67% इन 1911 वर लोकेटेड इन बंगाल एंड बॉम्बे। अब जो बड़ी इंडस्ट्रियाँ थीं लगभग 67% वो ये दो ही जगहों पर थी, यानी बंगाल और बॉम्बे के अंदर थी। ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कंटिन्यू टू प्रिडोमिनेट। और जो बाकी एरिया थे यानी बंगाल और बॉम्बे के अलावा के जो एरिया थे वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रियों ने अपना पकड़ बनाई हुई थी। ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स वर्क इन रजिस्टर्ड फैक्ट्री, 5% इन 1911 एंड 10% इन 1931। और बहुत कम ही लोग थे, यानी लगभग 5% 1911 की अगर हम बात करें और 10% 1931 की बात करें, तो इतने ही लेबर जो फैक्ट्रियां रजिस्टर्ड थी यानी जिनको बड़ी इंडस्ट्री कहा जाता था, बड़ी फैक्ट्रियां कहा जाता था, उसके अंदर काम करते थे। यानी सिर्फ 5 से 10% ही लोग थे जो बड़ी इंडस्ट्रियों में काम करते थे। रेस्ट वर्कड इन स्मॉल वर्कशॉप एंड हाउस होल्ड यूनिट्स ऑफन लोकेटेड इन एली एंड बाइलेंस इनविजिबल टू द पासर बाई। और ज़्यादातर जो वर्कर थे वो छोटे छोटे वर्कशॉप्स के अंदर या घरों के अंदर जो यूनिट्स लगी थी काम के लिए वहाँ पर काम करते थे, जो अक्सर अ, गलियों और मोहल्लों के अंदर होती थी। और आने जाने वालों को पता भी नहीं चलता था कि यहाँ कोई फैक्ट्री है या कुछ यहाँ से काम होता है, क्योंकि वो इतनी अंदर एरिया के अंदर होती थी और इतने छोटे लेवल पे होती थी कि बाहर के लोगों को पता भी नहीं चल पाता था। इनफैक्ट इन सम इंस्टेंसेस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन एक्चुअली एक्सपेंडेड इन 20th सेंचुरी। और 20वीं सदी के अंदर ऐसा भी हुआ कि ये जो हाथ से बने हुए सारे सामान थे उनका प्रोडक्शन बढ़ भी गया था। दिस इज ट्रू इवन इन द केस ऑफ हैंडलूम सेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड। और ऐसा ही हैंडलूम के अंदर भी हुआ था, यानी हाथ से बने हुए जो कपड़े थे उस केस में भी हुआ था कि एक टाइम ऐसा आया था कि इनका प्रोडक्शन बढ़ गया था, जबकि टेक्नोलॉजी भी आई थी, फैक्ट्रियां भी लग रही थी, मशीन भी आ रही थी, उसके बाद भी इन्होंने एक टाइम ऐसा था जो आगे बढ़ गए थे। वाइल चीप मशीन मेड थ्रेड्स वाइप्ड आउट द स्पिनिंग इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी, द वीवर सर्वाइव डिस्पाइट प्रॉब्लम्स। और जब मशीनें आई थी तो मशीनों से सस्ते में सामान बन जा रहे थे, सस्ते में धागे बन जा रहे थे। तो जो पहले स्पिनिंग इंडस्ट्री लगी हुई थी, जो धागा बनाती थी, वो खत्म हो गई क्योंकि उसकी जगह पर मशीनों ने ले ली थी। लेकिन जो वीवर्स थे, बुनकर थे, वो किसी तरीके से सरवाइव कर गए, किसी तरीके से वो अपनी जिंदगी गुजार ले गए डिस्पाइट प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम्स थी उसके बावजूद भी। इन 20th सेंचुरी हैंडलूम क्लॉथ प्रोडक्शन एक्सपैंडेड स्टेडली, ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग बिटवीन 1900 एंड 1940। और 20th सेंचुरी की बात करें तो हाथ से बने हुए जो कपड़े थे उनका प्रोडक्शन बढ़ गया था, यानी लगभग 3 गुना हो गया था इन 40 सालों के अंदर, 1900 से 1940 के बीच में। हाउ डिड दिस हैपन? अब ये कैसे हो गया था? क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई थी, मशीनें आ गई थी, उसके बाद भी इनका प्रोडक्शन बढ़ कैसे गया था? और थोड़ा बहुत कुछ नहीं, 3 गुना लगभग 40 साल के अंदर। दिस वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि टेक्नोलॉजी में बदलाव आए थे। हैंडीक्राफ्ट पीपल adopt new technology if that helps them improve production without excessively pushing up the cost। तो जो हाथ से बनाने वाले लोग थे वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे थे, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करने लगे थे। और जब अगर उनको लग रहा था कि हाँ इससे हमारे जो है प्रोडक्शन में फ़ायदा होगा, यानी काम तेज़ होगा या और अच्छा काम होगा, तो वो लोग टेक्नोलॉजी की भी मदद ले रहे थे और ये भी देख रहे थे बहुत ज़्यादा पैसे का बोझ हमारे पर ना पड़े। यानी अगर सस्ते में काम हो रहा है और फ़ायदा हो रहा है तो वो लोग टेक्नोलॉजी को भी अपना लिए थे। So by the second decade of the 20th century, we find weavers using looms with fly shuffle। तो 20वीं सदी के जो दूसरे 10 साल थे उसके अंदर जो बुनकर थे उन्होंने फ्लाई शफल का यूज करना शुरू कर दिया था लूम्स के अंदर। अब ये फ्लाई शटल होता क्या है इसको देखते हैं। इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस यूज्ड फॉर वीविंग। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिससे बुनने के काम आता है। मूव्ड बाय द मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज, इसमें रस्सियां लगी होती है और पुली लगी होती है। इट प्लेसेस द हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स कॉल्ड वेफ्ट इनटू द वर्टिकल थ्रेड्स कॉल्ड व्रैप। अब देखिए धागा कपड़ा कैसे बनता है, अगर आप
कपड़े को बारीक से देखें तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है धागे लगे होते हैं, एक साथ उसको बुना जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल थे उनको वेफ्ट कहा जाता है और जो वर्टिकल होते हैं उनको व्रैप कहा जाता है। तो इनको आपस में बुना जाता है इसकी मदद से। द इन्वेंशन ऑफ द फ्लाई शटल मेड इट पॉसिबल फॉर वीवर्स टू ऑपरेट लार्ज लूम्स एंड वीव वाइड पीस ऑफ क्लोथ्स। तो इस फ्लाई शटल से क्या हुआ कि जो बुनकर थे, वीवर्स थे, वो बड़े बड़े लूम्स को, बड़ी बड़ी जिसपे ज्यादा बड़े कपड़े बनते हैं, उस पर बहुत आसानी से काम कर ले रहे थे और बड़े बड़े कपड़े बना ले रहे थे। तो फ्लाई शटल का ये काम था कि एक बड़े कपड़े वो बना पा रहा था। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय पर वर्कर। इसकी वजह से क्या हुआ, एक वर्कर ज्यादा काम कर ले रहा था तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी पर वर्कर के हिसाब से। स्पीड अप प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन भी तेज हो गया था क्योंकि एक आदमी जब ज्यादा काम कर लेता तो अगर उतने ही वर्कर जो पहले काम करते थे बिना फ्लाई शटल के, अब फ्लाई शटल की मदद से वो ज्यादा काम कर ले रहे थे उतने ही टाइम में। एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, और मजदूरों की भी जरूरत कम पड़ने लगी। बाय 1941 ओवर 35% ऑफ द हैंडलूम इन इंडिया वर फिटेड विद फ्लाई शटल्स। 1941 तक क्या हुआ कि लगभग 35% जो हैंडलूम्स थे उसके अंदर ये फ्लाई शटल लगा दिया गया था। इन रीजन लाइक ट्रेवनकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल, द प्रोपोर्शन वाज 70 to 80%। और इन जगहों पर जिनका नाम अभी हमने लिया, वहां पर जो फ्लाई शटल लगे हुए लूम्स थे वो लगभग 70 से 80% थे। यानी 70 से 80% लूम्स के अंदर फ्लाई शटल लगे हुए थे, ये जो जगह हमने बताई अभी वहां पर। There were several other small inventions that helped weaver improve their productivity and compete with mill sector। और भी बहुत सारे इनोवेशंस हुए और बहुत सारे टूल्स बनाए गए जिन्होंने जो बुनकर थे, वीवर थे, उनकी मदद की कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते थे, यानी उसी टाइम के अंदर ज़्यादा सामान बना सकते थे और जो मिल थी उसके साथ वो कंपटीशन कर सकते थे। Certain groups of weaver were in a better position than other to survive the competition with mill industries। और कुछ ऐसे भी वीवर्स थे, बुनकर थे, जो बहुत अच्छे से काम कर रहे थे और उनकी पोजीशन दूसरे वीवर्स, दूसरे बुनकरों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी थी। यानी वो बहुत अच्छी तरीके से मिल इंडस्ट्री से कंपटीशन कर पा रहे थे। Amongst weavers some produce coarse cloth while other wove finer variety। कुछ बुनकर थे जो मोटे कपड़े बना रहे थे और कुछ पतले कपड़े बना रहे थे। The coarser cloth was bought by the poor and its demand fluctuated violently। तो जो मोटे कपड़े होते थे वो ज़्यादातर गरीब आदमी इस्तेमाल करता था और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कम ज़्यादा होती थी, यानी कभी बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई और कभी बहुत कम हो गई। In times of bad harvest and famines, when rural poor had little to eat and their cash income disappeared, they could not possibly buy clothes। और जब फसल खराब हो जाती थी और अकाल पड़ जाता था, उस समय जो गरीब लोग होते थे, उनके पास खाने को खाना नहीं होता था और उनके पास पैसा नहीं होता था, तो वो कपड़ा कैसे खरीदते? तो उस टाइम जो है वो कपड़े की डिमांड कम हो जाती थी। द डिमांड फॉर द फाइनर वेराइटीज बॉट बाय द वेल टू डू वाज मोर स्टेबल। और जो खाते पीते लोग थे, अच्छे खासे अमीर लोग थे, वो लोग बारीक कपड़ा पहनते थे, यानी फाइनर वैरायटी का पहनते थे, जो पतले कपड़े होते थे, और उसकी डिमांड भी ज़्यादा असर नहीं होता था। यानी हमेशा उसकी डिमांड लगभग आस ही पास रहती थी, थोड़ा बहुत कुछ कम ज़्यादा होती रहती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि द रिच कुड बाय दीज इवन व्हेन द पुअर स्टार्व। यानी अमीर लोग तो कपड़ा खरीद सकते थे उस स्थिति में भी जब गरीब भूख से मर रहा होता था। फेमिन्स डिड नॉट अफेक्ट द सेल ऑफ द बनारसी और बलूचारी साड़ी। तो अकाल की वजह से जो बनारसी साड़ी थी, जो बहुत अच्छी मानी जाती थी, रॉयल अभी भी मानी जाती है, और बलूचारी जो साड़ी होती है उसकी सेल पे कोई असर नहीं पड़ता था। मोरोवर एज यू हैव सीन, मिल्स कुड नॉट इमिटेट स्पेशलाइज्ड वीव्स। और जैसे कि आपने देखा होगा, चूंकि मिल इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी, तो बहुत सारे स्पेशल तरीके की जो बुनाई होती थी वो मिल्स के अंदर नहीं हो सकती थी। वो सीधे सीधे काम होता था वहाँ पर। साड़ी विद वुवन बॉर्डर्स और द फेमस लुंगी एंड हैंडकरचीफ्स ऑफ द मद्रास could not be easily displayed by mill प्रोडक्शन। तो जो वो साड़ी थी जिसमें बॉर्डर वगैरह बना होता था, बहुत सारी डिजाइनिंग होती थी, कढ़ाई होती थी, तो उसको मिल के अंदर नहीं किया जा सकता था। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो बहुत अच्छी डिजाइन बना सके। और जो मशहूर लुंगी होती है और रुमाल मद्रास का था, वो मिल के अंदर नहीं हो पाता था। यानी ये सब ज्यादातर हाथ से ही बनाए जाते थे। वीवर एंड अदर क्राफ्ट पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपैंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th सेंचुरी डिड नॉट नेसेसरी प्रॉस्पर। अब जो बुनकर थे और हाथ से बनाने वाले जो लोग थे, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पाए 20th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे टाइम और आगे आता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, तो वो इतना ज़्यादा जो हाथ से बुनने वाले थे वो उतना कामयाबी नहीं हासिल कर पाए। दे लिव्ड हार्ड लाइफ्स एंड वर्क लॉन्ग आवर्स। तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी, वो उनको ज़्यादा लंबे तक टाइम तक काम करना पड़ता था।
वेरी ऑफन द एंटायर हाउस होल्ड इंक्लूडिंग ऑल वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन हैड टू वर्क एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। और ज़्यादातर ऐसा होता था, घर के सारे ही लोग लगे होते थे, काम बटा होता था, भाई तुम ये वाला काम करोगे, तुम ये काम करोगे। तो प्रोडक्शन में यानी जो भी सामान बन रहा होता था उसके अंदर बच्चे भी और महिलाएं भी लगे हुए होते थे। बट दे वर नॉट सिंपली रेमिनेंट्स ऑफ द पास्ट टाइम इन एज ऑफ फैक्ट्रीज। लेकिन ऐसा नहीं था कि फैक्ट्रियों के टाइम ही इनका रोल था, यानी जो हाथ से बुनने वाले लोग थे वो तो फैक्ट्रियों में ही काम किया करते थे और फैक्ट्री तक ही उनका योगदान था। यानी इंडस्ट्री के आने के बाद उनका कोई काम नहीं रह गया और टेक्नोलॉजी आ गई, मशीनें आ गई, तो जो हाथ से बुनने वाले काम थे उनको हटा दिया गया हमने। ऐसा नहीं था। दियर लाइफ एंड लेबर वॉज इंटीग्रल टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उनकी वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। और ये जो आम बुनकर थे, वीवर्स थे, उनका बड़ा योगदान था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। तो इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।